अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट वन यानी FSC पार्ट वन, या आप इसको ICS पार्ट वन भी बोल सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का हम आज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन का पहला ही टॉपिक आपका 1.1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को यह बताना जरूरी है कि हम इस चैनल के थ्रू आपको, जो कि आप फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, हम आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन करवाएंगे। सेकंड ईयर में अगर कोई है FSC, ICS या आईकॉम और 9th-10th की प्रिपरेशन करवाएंगे। सो आप स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलें स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर हमारा क्या है? लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन फिजिक्स। 1.1 आपका ये टॉपिक है। अब देखो, ध्यान से स्टूडेंट्स बात को समझना है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को समझने से पहले ये अपने माइंड में बात याद रखना कि साइंस, देखो, जो आप स्टूडेंट्स हो ना, आप 7वीं 8वीं तक, 8 और 7 क्लास तक आप साइंस के बारे में पढ़ते हो। एक आपको सब्जेक्ट लगता है, वो होता है साइंस। और उस साइंस के अंदर आपको बायो भी पढ़ाई जाती है मिक्स करके, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है। लेकिन फिजिक्स जो है वो साइंस, आपकी जो साइंस है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो दो कैटेगरीज आपके पास क्या है? वो दो कैटेगरीज जो साइंस की हैं, फर्स्ट आपकी है बायोलॉजिकल साइंस और सेकंड आपके पास है फिजिकल साइंस। आप देखें स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, एक्चुअल में साइंस की ये दोनों किसकी ब्रांचेज हैं? साइंस की। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? साइंस की वो ब्रांच, अभी फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, अभी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। मैं लिख देता हूं आपको, लिविंग थिंग्स। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में आप क्या पढ़ोगे? आप यहां पे पढ़ोगे नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखें, आप स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि साइंस जो है वो केमिस्ट्री में भी डिवाइडेड है। एक्चुअल में केमिस्ट्री जो है ना आपकी, वो फिजिक्स से निकली हुई है। केमिस्ट्री जो है आपकी वो किससे निकली है? फिजिक्स से निकली है। सो आप स्टूडेंट्स ने अपने माइंड से ये निकाल देना है कि केमिस्ट्री साइंस की कोई ब्रांच है। साइंस की सिर्फ दो ब्रांचेस हैं, एक है बायोलॉजिकल साइंस जिसे आप बायो साइंस भी बोल सकते हो, एक आपके पास है फिजिकल साइंस जिसको आप फिजिक्स भी कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक्चुअल में फिजिक्स ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको बायो में भी मदद करता है। अगर जो बायो में पढ़ना चाहता है, जो मेडिकल का स्टूडेंट बनना चाहता है, वो फिजिक्स से अपनी बुनियाद जो डालता है बायो की, वो फिजिक्स से डालता है। और केमिस्ट्री के भी जितने लॉज हैं वो सारे फिजिक्स से निकले हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह साइंस को सिर्फ दो ब्रांचेस में हम कन्वर्ट करेंगे, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक है फिजिकल साइंस। आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये चीजें आप चाहे लाहौर बोर्ड से लिंक हो, चाहे आप गुजरांवाला बोर्ड से लिंक हो, चाहे आप फैसलाबाद बोर्ड से लिंक हो, चाहे मुल्तान से हो, चाहे पंजाब के अंदर जो 9 बोर्ड्स हैं, किसी भी बोर्ड के अंदर आप लिंक हो, तो आपको ये चीजें MCQs के तौर पर पूछ सकते हैं। एक बात स्टूडेंट्स अपने हमेशा माइंड में रखना, अब आप 9th-10th में नहीं हो, FSC जो है, ICS जो है, वो सारा टोटली आपका कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो याद रखना आप मार्क्स लोगे, अगर आपको कंसेप्ट भूल गए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, FSC में, ICS में अपने पास से आप लिख सकते हो। ज्यादा कोशिश ये करना अपने पास से सेल्फ लिखना। आपको इंग्लिश आती है, आप सेल्फ में लिखो।
ठीक है स्टूडेंट्स, और रट्टा लगाने की कोशिश ना करना, कंसेप्ट से चलना, वरना एफएससी में आपके इतने कम मार्क्स आएंगे, आप देखते रह जाओगे कि मेरे तो 10th में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, तो एफएससी में मेरे कैसे कम मार्क्स आ गए? क्योंकि एफएससी को आप लगाओगे रट्टा, रट्टा जैसे ही आप लगाओगे, याद करने की कोशिश करोगे, आपको चीजें भूलती जाएंगी। आपने क्या करना है, इसको लॉजिक से पढ़ना है और लॉजिक से समझना है। इस वजह से मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू लॉजिक से बताऊंगा हर चीज, ठीक है। अब देखो, साइंस किसमें? बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स की स्टडी है, और जो आपकी फिजिकल साइंस है वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है। अब फिजिक्स की बात करते हैं, यानी कि फिजिकल साइंस की बात करते हैं। फिजिक्स कैसे बनी, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, फिर फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका जो पेज नंबर 1 है, जहां पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा हुआ है, वहां पे एक लाइन लिखी होती है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आप उसको फंडामेंटल एस्पेक्ट्स भी कह सकते हो, उर्दू में आप ये कह लो बुनियादी असूल उसको कह लो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसका मतलब क्या है वो आपको बताने लगा। फिजिक्स जो है वो कैसे निकली, वो किन किन चीजों की स्टडी है फिजिक्स एक्चुअल में। फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे तीन चीजों, तीन तरह के ऑब्जेक्ट की। उसमें जो नंबर 1 है आपके पास, नंबर 1 आपके पास आ जाता है एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली लार्ज का क्या मतलब है? एक्चुअल में ना फंडामेंटल आपके पास जो फिजिक्स के एस्पेक्ट्स हैं वो फंडामेंटल आपके पास तीन हैं, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल और मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स। पहले एक्सट्रीमली लार्ज की बात करते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज में क्या आपके पास आ जाता है? एक्सट्रीमली लार्ज में आपके पास आ जाता है यूनिवर्स, ये आपकी कायनात। कायनात, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, कायनात, ठीक है। कायनात में आपके बिलियंस ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, मतलब कायनात को इस तरह कह लो, आप इसको गैलेक्सी भी बोल सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्टार हैं, मून, आपके पास सन, आपके पास अर्थ, आपके पास प्लूटो, डिफरेंट किस्म के जितने भी आपने स्टार्स पढ़े हुए हैं, उन तमाम को अगर आप कंबाइन कर लो तो वो आपका गैलेक्सी बनता है, मतलब आपकी यूनिवर्स बनती है। अगर फिजिक्स जो है वो इस इन तमाम लार्ज ह्यूज किस्म के साइज के ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस भी करती है, वो आपका किस में आ जाता है? अगर फिजिक्स के अंदर आप ह्यूज साइज के क्या नाम है पार्टिकल्स को या आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हो, तो वो आपका किस में आ जाता है? वो आपका एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स या एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसमें लिख देता हूं, आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्स, आप भी साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। यहां आपके पास आ जाएगा गैलेक्सी। अब सेकंड हम बात करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में क्या आपके पास आएगा? एक्सट्रीमली का वर्ड क्या होता है? एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत छोटा, और आगे आ गया एक्सट्रीमली स्मॉल आ गया तो एक्सट्रीमली का मतलब होगा बहुत छोटा। एक्सट्रीमली लार्ज आ गया तो एक्सट्रीमली लार्ज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा कि जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। और एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब होता है इतना ज्यादा छोटा जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब एक्सट्रीमली स्मॉल में आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास एटम, आपको पता है ना एटम, एटम एलिमेंट का ऐसा पार्टिकल है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। और एटम के अंदर भी आ जाता है आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी आपको डिफरेंट तरह की आगे आपको कैटेगरीज, ये आपके क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब यहां पे मैं आपके पास लिख देता हूं एटम्स, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईटीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जिनको आप, इतनी छोटी चीजों को तो आप आम आंख से भी नहीं देख सकते, एटम को तो आप इंसानी आंख से भी नहीं देख सकते, इसी तरह न्यूक्लियस है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह ही प्रोटॉन। तो आपका जो फिजिक्स है वो किस पे डिपेंड है? अभी तक मैंने आपको दो चीजों पे बता दिया, आपका फिजिक्स दो चीजों पे डिपेंड है। किस पे? एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट की भी स्टडी करती है फिजिक्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स की भी स्टडी करती है फिजिक्स। इसलिए मैंने आपको बताया था फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री की बुनियाद ही फिजिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री अगर जिन साइंसदानों ने केमिस्ट्री को बनाया था, एक्चुअल में उन्होंने पहले स्टडी किया था, उन्होंने पहले नॉलेज हासिल की थी
फुल फिजिक्स की, फिर वो केमिस्ट्री को बनाया। तो आपको यहां से आइडिया हो चुका होगा जब मैंने आपको एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बताया। अब एंड वाली की बात करते हैं जो कि आपके पास आ जाएगा मिडल साइज ऑब्जेक्ट। अब देखो मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, मिडल साइज ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल इन दोनों के दरमियान में फॉल करते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, वो आपके पास क्या होंगे, वो हम ह्यूमंस, हम इंसान, ये सारे क्या हैं, हम किस में आएंगे, मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो मतलब आप अर्थ, अगर आप एक एक स्टार को लेके चलो, जैसे मैंने एक्सट्रीमली लार्ज में आपको बताया कि गैलेक्सी मतलब यूनिवर्स है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, तो अगर मैं सिर्फ स्टडी करता हूं अर्थ की तो वो मेरा किस में आएगा, वो मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर सिर्फ स्टडी करता हूं मैं सन की तो वो किस में आएगा, वो मिडल साइज में आएगा। मून की करूं तो वो मिडल साइज में आएगा। मरीख की करूं तो वो मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, इंसान की करूं तो वो भी मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आएगा। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं मिडल साइज ऑब्जेक्ट में ह्यूमन, उसके बाद अर्थ, उसके बाद सन, और आप लिख सकते हो मून, ईटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया कि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, तीन तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। मतलब हमारे फिजिक्स के जो तीन तरह के एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है कि फिजिक्स के तीन तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो तीन तरह की फिजिक्स की कैटेगरीज हैं, वो तीन तरह की कैटेगरीज बताओ कौन कौन सी है। तो उसमें आप लिखोगे एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फिजिक्स की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स की एक्चुअल में डेफिनेशंस, जो वैसे तो फिजिक्स की बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो फेमस डेफिनेशन है वो आपके पास एक तो न्यूटन ने दी थी आपको, एक आइंस्टाइन ने आपको दी थी। और आपकी बुक में जो लिखी हुई है वो आइंस्टाइन की लिखी हुई डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, जिसमें आपको बुक के अंदर ये बताया गया है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक्चुअल में, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में एक मिनट यार, इंसान भूल भी जाता है यार, अंदाजा ला है। हाँ हाँ भूल जाते है, सही गल। एक्चुअल फिजिक्स एक ही पढ़ते सा मैटर ते और एनर्जी। एक्चुअल में हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी को, इन दो चीजों को पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी। अभी आपसे डिस्कस करता हूं मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और इन दोनों का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से क्या मुराद है, यानी कि मैटर कन्वर्ट हो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, और एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेशन लिखने की आई थिंक सो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में आप वहां से याद कर लोगे। मेरा काम है आपको अच्छी तरह अच्छी वे में समझा देना। अब देखना जरा फिजिक्स कितनी कैटेगरीज में है। मतलब फिजिक्स की डेफिनेशन को हम कह सकते हैं मैटर, और दूसरे को मैं कह सकता हूं एनर्जी, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप। अब मैटर आप किसे बोलोगे स्टूडेंट्स, मैटर किसे कहते हैं, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम चीजें जो जगह घेरती हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये एक मैटर है, क्योंकि इसने देखो यहां से लेकर यहां तक इसने एक जगह घेरी हुई है। हम इंसान हैं, हमने भी जगह घेरी हुई है, तो इसका मतलब है जितनी भी चीजें जो जगह घेरती हैं, जो ओकोपाई करती हैं स्पेस को, मतलब जगह को घेरती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, और एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी कहते हैं हर वो चीज जिसके अंदर से आपको लाइट जाती या लाइट आती हुई दिखाई देती है, वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों हम क्या, फिजिक्स में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, सिर्फ किसको, मैटर को और एनर्जी को। फिजिक्स की डेफिनेशन दो चीजों पर डिपेंडेंट है, इसमें मैटर और एनर्जी। अब इन दोनों का रिलेशनशिप, मैटर अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इसको भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ये भी फिजिक्स की डेफिनेशन है, जो फिजिक्स के आगे डेफिनेशन के आगे लिखा है ना, एंड इसका रिलेशनशिप। और एनर्जी अगर मैटर में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी फिजिक्स की डेफिनेशन में है। अब ये जो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स है, मतलब हम एक्चुअल में हम स्टडी फिजिक्स के अंदर स्टडी तीन ऑब्जेक्ट्स की करते हैं ना। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में क्या मैटर और एनर्जी पाया जाता है, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूं। ये देखो, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स की या एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स की। इसमें मैटर क्या है, इसमें मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। देखो एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स में मैंने लिखा यूनिवर्स और गैलेक्सी। हमारी ये जो जमीन है, हमारी जितनी भी
यूनिवर्स है। चलें यूनिवर्स को बाद में देखते हैं, पहले गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। गैलेक्सी में क्या आ जाता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो आपको पता है स्टार्स घूमते हैं, तो स्टार्स घूमते हैं वो जगह घेरते हैं ना, जगह घेरते हैं ना स्टार्स। जितने भी स्टार्स आप देख लें उन्होंने जगह घेरे हुए हैं, उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की है, स्पेस ऑक्यूपाई की है। तो वो आपका क्या कहलाता है, मैटर में आगे वो। अब एनर्जी की बात करते हैं, तो जितने भी आपके स्टार्स हैं, जैसे जमीन है तो जमीन भी घूमती है ना, तो ये कैसे घूमती है, मतलब आप खुद सोचो ना कि आपने अक्सर ये सुना है, जब आप नाइन्थ में शुरू कर देते हो ना साइंस पढ़ना, तो वो कहते हैं जी जमीन तो घूमती है। तो जमीन कैसे घूमती है, इसका मतलब जमीन कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, या जमीन एनर्जी ले रही है, या जमीन एनर्जी लूज कर रही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो जमीन घूमती है ना। इसी तरह स्टार्स हैं, आपके स्टार्स भी ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चांद भी आपका घूमता है, आपका सन भी घूमता है। वो क्यों, उसकी वजह क्या है, हालांकि ये मैटर है, हम अभी हमने डिस्कस कर लिया ये मैटर है, लेकिन उनके घूमने की वजह ये है क्योंकि वो एनर्जी यहाँ अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, या एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज का मतलब होता है खारिज करना। इस वजह से वो एनर्जी उसके मतलब इस वजह से वो उनके अंदर एनर्जी आ रही होती है। तो आपको मैंने एक्सट्रीमली लार्ज में बता दिया। अब एक्सट्रीमली स्मॉल की बात करते हैं, तो एक्सट्रीमली स्मॉल में आपके पास एटम आ गया, आपके पास एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब एटम देखो, एटम खाली तो हम नहीं देख सकते, खाली तो हम देख ही नहीं सकते, तो हम वहां से ये क्या अंदाजा लगाएंगे कि जी ये एटम मैटर है कि नहीं। मैटर का ये मतलब होता है ना वो चीज जो जगह घेरे, जैसे ये देखो बोर्ड मार्कर है, ये जगह घेर रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि ये एटम है, तो आप कहोगे ये एटम कैसे है। देखो एटम का क्या था, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। तो अगर मैं एक से ज्यादा एटम्स 15-20 एटम्स कंबाइन कर लूं और उसको सॉलिड बना लूं, ये एक सॉलिड है ना, तो ये एटम है, ये सॉलिड है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये एटम से मिलकर बना है, जी बिल्कुल मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर से मैं छोटे छोटे एटम अगर अलहदा कर दूं तो वो मेरी आम आंख से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर मैं उन्हीं एटम्स को कंबाइन कर देता हूं तो ये मेरे पास एक सॉलिड बन जाता है। और एटम से मिलकर सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है और गैस बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब है एटम्स जो है, एटम्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो उनको हम मैटर कह सकते हैं। अब एटम के अंदर एनर्जी कैसे आएगी, अब देखो एक बात, एटम जो आपके पास है, जितने भी आपके पास एटम है, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं आपका जो पानी बनता है, तो पानी का क्या फार्मूला है, H+H+O इज इक्वल टू H2O। H2 है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन में जब जाता है, आपके जो एलिमेंट्स हैं जब वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उसमें वो या तो एनर्जी रिलीज करते हैं या एनर्जी वो गेन करते हैं। तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन के एटम, एक एटम ने एक एटम ने ऑक्सीजन के एटम्स को अपनी तरफ खींचा, या ऑक्सीजन के एक एटम ने दूसरे हाइड्रोजन के एक एटम को अपनी तरफ खींचा या रिलीज किया, तो वो खींचने और रिलीज करने के अमल को हम क्या कहेंगे, उसमें एनर्जी आ रही है ना, या एनर्जी जा रही है या एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब है आप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स में भी एनर्जी आपकी लाजमी आएगी। इसका मतलब इसको भी हम फिजिक्स में स्टडी कर पाएंगे। अब मिडिल साइज ऑब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं, तो इंसान। तो हम इंसान, चले ये तो पता चल गया हम इंसान में मैटर तो आता है क्योंकि हम जगह को घेरते हैं। अब हमारे अंदर एनर्जी, अब फर्ज करो मैं 2 घंटे आपको लेक्चर करवाता हूँ, 3 घंटे आपको लेक्चर करवा रहा हूँ, तो या तो मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ या मैं एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो अगर मैं मुसलसल 2 घंटे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एनर्जी लूज हो रही है ना, मैं अपनी एनर्जी को लूज कर रहा हूँ। इसका मतलब जो मिडल साइज ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर भी आपको एनर्जी आ रही है। इस तरह आप ये कह सकते हो कि जो फिजिक्स की आइंस्टाइन ने डेफिनेशन दी है, जो कि आपकी पेज नंबर 2 पे आपको अवेलेबल है, वो डेफिनेशन के मुताबिक फिजिक्स के जो 3 ही किस्म की हम स्टडीज करते हैं, फिजिक्स में 3 तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, उसमें फिजिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ये आपको अभी तक आपको स्टडी बता दी कि फिजिक्स में आप स्टडी किन किन चीजों को करते हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। 19 सेंचुरी तक ना साइंसदानों ने ये सोचा कि हमने फिजिक्स को तमाम मतलब पढ़ लिया पूरा, हमें इसके अंदर और कुछ जांचने की और कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में फिजिक्स जो है वो नाम ही एक्सपेरिमेंट का है। फिजिक्स में हर चीज ऑथेंटिकली मिलती है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जुबानी कलामी नहीं ये बातें कर सकते, नहीं ये चीज ऐसे होगी तो ऐसे ऐसे हो, नहीं। फिजिक्स में कोई भी लॉ बनना है ना, कोई भी कानून बनना है, जैसे लॉ ऑफ मोशंस हैं आपके पास, न्यूटन के लॉ हैं, आइंस्टाइन है, जितने भी लॉ बने हुए हैं वो आपको क्या एक्चुअल में वो तजर्बा करके बताते हैं आपको कि भाई देखो ये हम जुबानी बात नहीं कर रहे, इसके बारे में हमने रिसर्च की है, तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया है, ये इस तरह हमने प्रूव करके आपको बताइए। तो इस तरह आप फिजिक्स को क्या बोल सकते हो कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अब मैं बात क्या करने लगा था, बात ये आपसे करने लगा था कि 19 सेंचुरी तक ना साइंसदानों ने
ये सोचा कि हमने फिजिक्स को तमाम डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा हम कभी भी फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। जैसे ही 20th सेंचुरी शुरू हुई तो फिजिक्स जो फिजिस्ट थे आपके, फिजिस्ट किसे कहते हैं, वो साइंसदान जिनकी एक्चुअल में पीएचडी जो होती है वो फिजिक्स के अंदर होती है, तो उसे फिजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जैसे 20th सेंचुरी शुरू हुई तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने फिजिक्स के अंदर निकालनी है, हमने निकाली हुई हैं, ड्राइव की हुई हैं। इसका मतलब है जो हमने पुराने पीछे वाले जितने भी लॉ बनाए हैं ना, जैसे लॉ ऑफ आपके पास मोशन है, जैसे न्यूटन के लॉ, वो अभी तक इनकम्प्लीट है, हमने इनको कंप्लीट करना है, इनके अंदर मजीद मजीद चीजों को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि साइंसदानों ने ये देखा कि नहीं, अभी इनको फुल फुल मतलब इनको फुल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मजीद चीजों की जरूरत है, जो कि 20th सेंचुरी में उनको पता चला। यानी कि आप ये कह सकते हो, आपको एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकता है क्या 19th सेंचुरी तक फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, आपने कहना है नहीं, कहना 20th सेंचुरी में साइंसदानों को दोबारा से ये जरूरत महसूस हुई कि नहीं, जो पीछे वाले हमने लॉ बनाए हैं अभी वो इतने अच्छे नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की जरूरत है। इस वजह से 20th सेंचुरी में भी साइंसदानों ने ये फील किया कि फिजिक्स जो है अभी अधूरी है, अभी हमने इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है। अब देखो 20th सेंचुरी में ये पता चल गया। अब जितनी भी अब आगे आपके जो पेज में पढ़ोगे आप, वो उसी पेज का जो टॉपिक है आपका, उसमें आप ये चीज भी पढ़ोगे कि फिजिक्स में ना, एक्चुअल में फिजिक्स ये आईटी का जितना भी सेक्टर है आपका, आईटी मींस क्या, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन का जितना भी आपका नेटवर्क है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताता हूँ कि जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, जैसे आप मोबाइल सेल फोन यूज कर रहे हो, आजकल तो आपको पता है सेल फोन ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, तो सेल फोन के अंदर एक चिप या कंप्यूटर के अंदर एक चिप बनी होती है। वो जो चिप होती है ना, वो सिलिकॉन की चिप बनी होती है। आज ये सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन होता है रेत का टुकड़ा। रेत के टुकड़े को देखो, रेत एक ऐसी चीज है जिससे आप इमारत भी बना सकते हो, एक ऐसी चीज है जिससे आप देखो वो चिप भी बना रहे हो। जैसे एक जेन्युइन से आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड के आगे येलो कलर की वो इतनी सी चिप लगी होती है, वो येलो कलर की जो चिप है उसके अंदर रेत के टुकड़े हैं, वो सिलिकॉन उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सिलिकॉन की चिप बनी होती है, रेत की चिप बनी होती है। अब वो रेत की चिप इतना ज्यादा 20th सेंचुरी में फिजिक्स ने इतना ज्यादा मतलब अपने आप को एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे ले गई फिजिक्स के, हमने इतनी जदीद चीजें इसके अंदर ढूंढी कि आईटी का जितना भी सेक्टर है ना, जितनी भी आपको ये नजर आती है जदीद किस्म की आपको टेक्नोलॉजी नजर आती है, इस सारे में भी आपको फिजिक्स ही नजर आती है। आपकी जितनी चिप्स हैं, जितनी मेमोरी कार्ड हैं, जितना आपका कंप्यूटर जो जितना भी बेस है वो है ही चिप्स पर बेस। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो सिलिकॉन की चिप्स हैं वो भी कहां से मिलकर बनी है, जितना भी आईटी का निजाम है, जितना भी कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो भी सारी किससे मिलकर बनी हुई है, फिजिक्स से मिलकर बनी हुई है। सो ये आज आपका फिजिक्स का था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स 1.1। इसी तरह ही आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, केमिस्ट्री की, मैथ की, फिजिक्स की, चाहे आप एफएससी पार्ट 1 के हो, चाहे एफएससी पार्ट 2 के हो, चाहे 9th के हो, चाहे आप 10th के हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पूरा साल आपका बेनिफिट हो जाए, क्योंकि साल के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि चाहे आप बहुत ब्रिलियंट हो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, या सिर्फ आप पास होना चाहते हो, आपको इतनी आसान वे में वो आपको सोल्यूशन मिलेगा ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओ। क्योंकि आप स्टूडेंट्स को जो एफएससी करते हैं, ज्यादातर बच्चों को 90% बच्चों को चीज ही नहीं याद होती, उनको यही नहीं पता चलता कि इतने जो टफ किस्म की ये इंग्लिश लिखी हुई है इसको हमने याद कैसे करना है। सो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किए रखा तो आपको इंशाल्लाह ताला आपको एंड तक, साल के एंड तक आपको ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड होगा जिससे आपका बेनिफिट होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।